हेलो माय डियर स्टूडेंट। चलिए आज हमारी जो है पशुपालन चल रही है और पशुपालन में आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, कृत्रिम गर्भाधान। इसके बारे में जो है आज हम पढ़ेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी जो हैं हेडिंग डालने भाई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है इसे कहते हैं। अब देखो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में बात करें तो कृत्रिम गर्भाधान का मतलब ये है कि जो नर जो सांड रहता है या नर जो पशु रहता है उसके जो वीर्य होता है, वीर्य को मादा की योनि में जो है डालना, ये क्या होता है, कृत्रिम गर्भाधान होता है। क्या कह रहा हूँ, कृत्रिम गर्भाधान कब और कैसे करते हैं। देखिए, जब जो मादा पशु होता है, जो मादा पशु है, मादा पशु, तो मादा पशु जो होता है वो हीट में आता है। हीट मतलब जो है मध्यकाल में। जब मादा पशु हीट में आता है यानी कि मध्यकाल में आता है, तो मध्यकाल के बाद जो है नर पशु रहता है। उस नर पशु से हम क्या करते हैं, वीर्य लेते हैं। या तो हम डायरेक्ट जो है उसी टाइम ले लेते हैं, या हो सकता है जो नर पशु का जो वीर्य है वो संरक्षित किया हुआ रहता है, वो हम ले लेते हैं। या तो संरक्षित किया हुआ रहता है जो -196 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित किया हुआ होता है, या तो वो वीर्य ले लो, है ना। और उस वीर्य को हम क्या करते हैं, मादा की जो, जब मादा पशु हीट में आता है तो हीट के बाद उसकी जो योनि रहती है, वेजाइना जो रहती है, योनि जो रहती है, उस योनि में जो है वीर्य को इजेक्ट कर दिया जाता है, वीर्य को योनि में डाल दिया जाता है ना। योनि में भी कहाँ पर भाई, योनि तो जो है नाम है, इसके अलावा योनि में जो है अंदर की तरफ डाल के गर्भाशय में छोड़ा जाता है। वीर्य को कहाँ पर छोड़ा जाता है, गर्भाशय में। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जो वीर्य होता है, पशु का जो वीर्य होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, उसको कहाँ ड्रॉप किया जाता है, कहाँ पर छोड़ा जाता है, तो गर्भाशय में छोड़ा जाता है। तो आ गया समझ में आपको कि भाई नर पशु के वीर्य को कब डालना है, जब मादा पशु हीट में आती है तभी डालना है ना। और मादा पशु जब हीट में आता है वो भी कब, क्योंकि भाई जब मादा पशु कम से कम 12 से 18 घंटे हीट में आता है, जैसे एक गाय और भैंस में बात करें तो 12 से 18 घंटे आता है, तो सबसे बेस्ट जो रहता है वो 12 घंटे बाद रहता है कि भाई आप 12 घंटे बाद, हीट पीरियड में जब पशु आता है उसके 12 घंटे बाद आप डालिए वीर्य को, तो सबसे ज़्यादा और अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। समझ रहे हो। तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, ठीक है। अब इसके लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं बेटी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में क्या है, इसको मिटा दें और फिर इसकी पूरी भाषा शैली लिखते हैं। इसको दिया किसने, सबसे पहले जो कृत्रिम गर्भाधान है वो जो यूज किया था वो कुतिया में यूज किया था, लेजारो स्प्लैंजेनी ने 1780 में जो है, लेजारो स्प्लैंजेनी ने जो है 1780 में जो है इसको यूज किया था। भारत में यदि बात करें तो भारत में जो है डॉक्टर जो संपत कुमार हैं, डॉक्टर संपत कुमार जी ने 1939 में जो पैलेस डेयरी है मैसूर में है, वहाँ पर इसका उपयोग किया था। चलिए, तो लैंग्वेज के रूप में थोड़ा सा लिख लेते हैं, हम लैंग्वेज को परफेक्टली लिख लेते हैं। नर पशु का वीर्य प्राप्त करके, लिखेंगे आप, नर पशु का वीर्य प्राप्त करके, नर पशु का जो वीर्य है वो प्राप्त करते मादा के ऋतुकाल, मादा के ऋतुकाल मतलब हीट पीरियड, मादा के हीट पीरियड, ऋतुकाल मतलब हीट पीरियड। नर पशु का वीर्य प्राप्त करके मादा के ऋतुकाल में आने पर एक विशेष प्रकार की एक विशेष प्रकार की पिचकारी के द्वारा वीर्य को, पिचकारी के द्वारा वीर्य को, पिचकारी के द्वारा वीर्य को मादा की जननेंद्रिय, मादा की वीर्य को मादा की जननेंद्रियों
में मादा की जननेंद्रियों में पहुंचाना। जननेंद्रियों का मतलब क्या है? फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, है ना, मादा की जननेंद्रियों मतलब योनि में जो है पहुंचाना, है ना। जननेंद्रियों यानी कि योनि या गर्भाशय हम यहाँ पर कह सकते हैं, गर्भाशय, है ना, उसमें जो है जननेंद्रियों में पहुंचाना, है ना, क्या कहलाता है? कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। क्या कहलाता है? कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। क्लियर है भैया यहाँ तक? क्या कहलाता है? कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। फिर हम लिखेंगे कि भाई सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान में मैंने अभी आपको बताया था, सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान, सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान लेजारो स्प्लांजानी, लेजारो स्प्लांजानी, है ना, लेजारो स्प्लांजानी, ये आप लिखें। लेजारो वेरी इंपॉर्टेंट है। लेजारो स्प्लांजानी ने कुतिया में 1780 में किया। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई सबसे पहले जो कृत्रिम गर्भाधान है वो किसने किया था? लेजारो स्प्लांजानी ने किया था। और इन्हीं को फादर ऑफ मॉडर्न एआई कहते हैं। भाई इसको हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं? एआई कह देते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो हम लेजारो स्प्लांजानी को क्या कहेंगे? फादर ऑफ मॉडर्न एआई, फादर ऑफ मॉडर्न जो है एआई हम इसे कहते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो इसे लिखें आप, लिखिए भाई जल्दी से, वीडियो पॉज करें और लिखें इसे। क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न एआई कहते हैं। फिर हम लिखेंगे भारत में, लिखेंगे भाई साथ के साथ, भारत में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान, भारत में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1939 में डॉक्टर संपत कुमार ने पैलेस डेयरी मैसूर में गोवंश में किया। क्लियर है भैया तक? ये आप लिखें कि भारत में कृत्रिम गर्भाधान जो है 1939 में संपत कुमारन ने जो है किया था। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भैया तक? चलिए अब बात करेंगे थोड़ा सा, जरूर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम बात करेंगे, फालतू की रामायण की बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि भाई कृत्रिम गर्भाधान जो प्राकृतिक गर्भाधान होता है, प्राकृतिक गर्भाधान का मतलब क्या है? कि नर पशु और मादा पशु का एक साथ आना, एक्ट ऑफ मैटिंग करना, मैथुन की क्रिया करना, वो तो क्या है? प्राकृतिक गर्भाधान होता है। कृत्रिम गर्भाधान क्या है? जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये क्या है? कृत्रिम गर्भाधान है। तो कृत्रिम गर्भाधान में क्या है? नर पशु की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल उसके वीर्य की या संरक्षित जो वीर्य है उसकी जरूरत पड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो कृत्रिम जो गर्भाधान है वो प्राकृतिक गर्भाधान से क्यों बेस्ट है, क्यों करना चाहिए, ये हम इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्राकृतिक गर्भाधान की तुलना में, लिखेंगे प्राकृतिक गर्भाधान की तुलना में, प्राकृतिक गर्भाधान की तुलना में कृत्रिम गर्भाधान विधि में, कृत्रिम गर्भाधान विधि में, कृत्रिम गर्भाधान विधि में, ऐसे लिखो विधि में नहीं, विधि के अनेक लाभ हैं, अनेक लाभ हैं। अब देखो लाभ को पहले सुनेंगे और फिर हम लिखेंगे कि भाई क्या क्या लाभ हैं। पहले अपन सुन लेते हैं इस चीज़ को। भाई आप ये देखो,
कहाँ तो आप प्राकृतिक जो है मैथुन टिटिरिया टराटर जो है ज़्यादा से ज़्यादा पूरे वर्ष में, यदि डाइट की बात करें, डाइट के रेफरेंस में, रॉबन्स के रेफरेंस में बात करें, तो 60 से 100, केवल 60 से 100 गायों को गर्भित करवाया जा सकता है 8 सांड के द्वारा, यदि किसमें, कृत्रिम गर्भाधान में, सॉरी प्राकृतिक गर्भाधान में। जबकि कृत्रिम गर्भाधान में जो है कम से कम नहीं तो 1000 या 1000 से भी ऊपर जो मादा रहती हैं, गाय मादा रहती हैं, उनको गर्भित करवाया जा सकता है किसमें, कृत्रिम गर्भाधान में। देखो ये तो ये प्रॉफिट है। दूसरा क्या है, जैसे अब विदेश में कोई उत्तम क्वालिटी का सांड है और उसका जो है, क्योंकि अब विदेश, या तो हमारी जो गाय है उसको विदेश में तो लेके जा नहीं सकते थे, या विदेश के सांड को जो है यहाँ पे ला नहीं सकते, लेकिन उसका सीमेन तो ट्रांसपोर्ट हो सकता है ना। तो विदेशी नस्ल के जो उत्तम जो पशु हैं, नर पशु हैं, उनके सांडों के जो वीर्य हैं उनको लाकर जो है मादा की, हमारे भारत में जो है मादा की योनियों में जो है इजेक्ट कर सकते हैं और कृत्रिम गर्भाधान कराया जा सकता है। बेस्ट क्वालिटी के जो है नर पशु का जो है श्रेष्ठ पशु से हम जो है करवा सकते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। इसके अलावा जो है ये भी बात होती, हाँ ये एक मेनली जो है इसके हैं। अच्छा, इसमें जो है सबसे बड़ी बात कि भाई कृत्रिम गर्भाधान में क्या है, गर्भ ठहरने की चांसेस जो हैं ज़्यादा रहते हैं, ये भी बात है। इसमें पशु को कोई दिक्कत नहीं आती है, आराम से जो है किया जा सकता है। तो ये कुछ लाभ हैं जो, जिसमें सबसे ज़्यादा जरूरी लाभ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप नोट डाउन करेंगे लाभ क्या क्या हैं। सबसे पहला जो लाभ है वो है प्राकृतिक प्रजनन द्वारा, प्राकृतिक प्रजनन द्वारा 8 वर्ष में 8 सांड द्वारा, 8 वर्ष में 8 सांड द्वारा, 8 वर्ष में 8 सांड द्वारा 60 से 100 गायों को गर्भित कराया जा सकता है, जबकि कृत्रिम गर्भाधान द्वारा 8 वर्ष में 8 सांड द्वारा 1000 या इससे अधिक गायों को गर्भित करवाया जा सकता है। ये लिखिए भाई, फ़ोन आ रहा है, थोड़ा सा लिखिए जल्दी से। हाँ भाई, लिख लिया आपने। चलिए फिर और देखते हैं क्या है इसमें जो है। दूसरा और देखते हैं भाई कि भाई जैसे हमारे इंडिया में जो है उत्तम श्रेणी का कोई नस्ल का जो है पशु नहीं है, तो उसकी बजाय हम जो है उसका जो सीमेन है वो हम ले सकते हैं। उत्तम नस्ल के सांड के उपलब्ध ना होने पर, उत्तम नस्ल के सांड के उपलब्ध ना होने पर, उत्तम नस्ल के सांड के उपलब्ध ना होने पर वहाँ उनके वीर्य का उपयोग किया जा सकता है, वहाँ उनके वीर्य का उपयोग किया जा सकता है। क्लियर है भैया, ये भी हम कर सकते हैं। और क्या है, विदेशों से भी श्रेष्ठ व चयनित सांडों का, विदेशों से भी श्रेष्ठ व चयनित सांडों का, ऐसे लिखो,
विदेशों से भी श्रेष्ठ व चयनित साँडों का, विदेशों से भी श्रेष्ठ व चयनित साँडों का वीर्य आयात कर प्रयोग में लिया जा सकता है। वीर्य आयात कर प्रयोग में लिया जा सकता है। ये भी कर सकते हैं, ये भी इसका एक हम उपाय है। अब देखो एक क्वेश्चन और आता है कि भाई जो सीमन होता है, डिफरेंट पशुओं के जो सीमन की जो मात्रा है वो पूछी जाती है, वो ml में जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा ये लिखो आप वीडियो पॉज करके, फिर मैं आपको मात्रा लिखाऊंगा जो बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है, वीर्य आयतन, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, वीडियो पॉज करके आपने लिख लिया होगा, वीर्य आयतन। आयतन जो है कितना रहता है विभिन्न पशुओं का जो है वीर्य आयतन। तो यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे, एक तरफ हम लिखेंगे पशु, यहाँ पर हम लिखेंगे वीर्य आयतन, और वीर्य आयतन जो है ml में। ml में मतलब प्रति इजेक्शन, एक बार जो इजेक्शन होगा सीमेन का वो कितना जो है ml होगा, इसकी बात हो रही है। फिर उसके बाद जो है हम लिखेंगे स्पर्म संख्या। अब देखो स्पर्म जो संख्या है, क्योंकि स्पर्म जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा होती है, मिलियंस में होती है, इसलिए हम इसको डिनोट करेंगे 10⁶ प्रति ml में। यानी कि यहाँ पर इसके आगे जो डिजिट आएगी, जो भी ये डिजिट है वो हम यहाँ पर लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करना है 10⁶, मतलब 8 ml में इतने स्पर्म काउंट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देके मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि भाई सांड है, सांड मतलब बुल है, काव बुल है ना, गाय वाला जो है। अब इसमें जो है जैसे सीमेन की बात करें तो वीर्य का जो आयतन रहता है वो कितना रहता है, लगभग जो है 8 ml रहता है। कितना रहता है, 8 ml रहता है। स्पर्म संख्या की बात करें तो स्पर्म संख्या जो है 1200। अब ये 1200 क्या, 1200 जो है ना, इस 1200 का मतलब है कि 1200 इंटू 10⁶ प्रति ml। 8 ml में जो है ना, चलिए मतलब 8 ml में प्रति ml है ना, 8 ml में इतना स्पर्म जो है संख्या, ये ध्यान रखें, इसका मतलब ये होता है ना। चलिए भाई, फिर उसके बाद जो है आ जाइए भाई बफेलो बुल। बफेलो बुल जो भैंसा होता है उसमें 2.5 क्या है, 2.5 ml जो है आयतन रहता है। और बात करें स्पर्म संख्या की बात करें तो 600, स्पर्म संख्या कितनी भाई, 600। इसी प्रकार से भेड़ में जो है, भेड़ में भी क्या है भाई, एडल्ट रहेगा, रैम कहते हैं। ये पता है कि नहीं पता है, रैम शब्द जो है दिया जाता है एडल्ट मेल। एडल्ट मेल क्या, सीप में, एडल्ट सीप जो मेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, रैम कहते हैं। और इसका जो आयतन रहता है वो 8 ml रहता है, और स्पर्म काउंट जो है प्रति ml जो है 3000 रहती है। 3000 इंटू 10⁶ प्रति ml रहती है। क्लियर है भैया अंदर। इसी प्रकार से बकरी, और बकरी में जो एडल्ट, भाई यन को तो कहीं नहीं, एडल्ट को क्या कहते हैं, बट। नर एडल्ट को क्या कहते हैं, बट में भी 8 ml जो है आयतन रहता है वीर्य का। और यहाँ पर भी स्पर्म संख्या कितनी रहती है, 3000 रहती है। सेम ऐसे ही यदि बात करें सूअर की, इसकी बात करें सूअर की, सूअर को हम कहते हैं बोर। जो एडल्ट जो सूअर रहता है वो बोर, और ये रहती है 215 ml, 215 ml। और जो स्पर्म काउंट की बात करें तो स्पर्म काउंट रहते हैं 250 है ना, इंटू 10⁶ प्रति ml। यदि मैं टोटल स्पर्म काउंट की बात करूँ, ये तो स्पर्म संख्या है प्रति ml, मैं अगर टोटल करना है ना, टोटल, अब सोचो मुझे इसका टोटल करना है, इसका टोटल करना है, सोचो इसका मुझे टोटल करना है, टोटल स्पर्म मतलब पर इजेक्शन, भाई इतने ml, इतना ml वीर्य जो है, वीर्य जो निकल रहा है सूअर में जो वीर्य निकल रहा है वो 215 ml निकल रहा है 8 बार में। और 8 ml में कितने स्पर्म हैं, 250 इंटू 10⁶
10⁻6 इतने 8 ml में स्पर्म हैं। तो बताओ कुल 8 एजेक्शन में कितने ml होंगे? तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 250 इंटू 215 और इंटू 10⁶ आ जाएगा। ये 8 एजेक्शन में इतने स्पर्म संख्या होगी, ये ध्यान रखना है। ये तो क्या है, स्पर्म संख्या प्रति ml है। टोटल स्पर्म संख्या यदि काउंट करनी है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल स्पर्म संख्या आ जाएगी। क्लियर है भैया? तक इसी प्रकार से और देखो स्टालियन हम कहते हैं नर घोड़े को, जो एडल्ट है घोड़ा। ये अराउंड जो है 125 ml, कितना भाई 125 ml और 120। ये अगर यहाँ पर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। ये सर्वाधिक यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस वीर्य आयतन जो है सर्वाधिक जो है किसका रहता है, तो याद रखना है सुअर का जो है वीर्य आयतन जो है सर्वाधिक रहता है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है, नोट डाउन करें भाई, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नोट डाउन कीजिए जल्दी से आप। चलिए अब इसके बाद जो है ये तो स्पर्म हो गया। अब बात करेंगे भाई कि जो वीर्य है, वीर्य का संग्रहण, वीर्य का संग्रहण कि भाई ये जो वीर्य है उसका संग्रहण जो है किस प्रकार से किया जाता है, कलेक्शन कैसे किया जाता है। तो याद रखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कृत्रिम योनि, यानी कि आर्टिफिशियल वेजाइना में, कृत्रिम योनि में वीर्य का जो संग्रहण होता है, कलेक्शन जो लिया जाता है ना, वो किस में लिया जाता है? कृत्रिम योनि। यही सबसे अच्छी विधि है। यदि ये जितने भी जानवर हैं इनका यदि अपने को वीर्य का जो कलेक्शन है वो यदि करना है तो कृत्रिम योनि सबसे बेस्ट विधि है। हालांकि और भी होती हैं, स्पून विधि है, एजैकुलेशन विधि है, और भी है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सी है? कृत्रिम योनि। अच्छा, कृत्रिम योनि में आर्टिफिशियल वेजाइना में एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, प्रत्येक के लिए तो डिफरेंट बनाई जाती है भाई, घोड़े के अनुसार अलग बनाई जाती है ना। अच्छा, इसमें जो है तापमान, टेम्परेचर का भी ध्यान रखा जाता है कि भाई टेम्परेचर कितना है, फिक्स जो है टेम्परेचर रखा जाता है। तो ये भी अपने को याद रखना है कि टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। तो कृत्रिम योनि का तापमान है ना, तापमान के आधार पर ही जो नर पशु होता है वो इजेक्ट करता है ना। जैसे कि एक बात करें तापमान में, जैसे कि सांड के लिए जो है कृत्रिम योनि का जो तापमान है, इसके लिए सांड के लिए जो है ये रहता है 39 से 41 डिग्री सेल्सियस। ये आपको ध्यान रखना है सांड के लिए। दूसरा है घोड़ा। अब जैसे घोड़ा है, घोड़ा के लिए जो है अराउंड रहता है 45 से 50, तो ये अराउंड रहता है 45 से 50 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से बकरी है ना, बकरी में जो है रहता है, ये रहता है 45 से 50 डिग्री सेल्सियस। ये एक जनरल रेशो है। जहाँ से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आता है वो ये आता है। एग्जाम में यदि क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये आपके जो है सांड के लिए, और जो गाय का सांड हो या मादा का सांड हो उसके लिए रहता है। फिर आगे लिखेंगे इसका। चलिए फिर हम करेंगे वीर्य का भंडारण, है ना। वीर्य का भंडारण। अब वीर्य के भंडारण में कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, बस बाकी कुछ नहीं है ना। वीर्य का भंडारण, बाकी इसमें देखो वीर्य को जब कलेक्शन करते हैं तो उसके बाद वीर्य को तनुकरण भी किया जाता है। वीर्य में जो है जो जैसे ग्लूकोज है, बहुत सारी चीज़ें मिलाई भी जाती हैं, लेकिन वो एग्जाम की दृष्टि से हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। हम डायरेक्ट जो इंपॉर्टेंट है, जैसे वीर्य का भंडारण करना है, वीर्य का जो भंडारण करना है, तो इसमें जो वीर्य का जो भंडारण करना है इसके लिए हम क्या करेंगे? हिमशीतित करेंगे, हिमशीतित करते हैं। और हिमशीतित करने के लिए क्रायो प्रोटेक्टेंट हम जो काम में लेते हैं वो क्रायोजन काम में लेते हैं, क्रायोजन द्वारा। अब क्रायोजन क्या है? क्रायोजन की यदि बात करें तो क्रायोजन जैसे कि क्रायोजन में हो गया तरल नाइट्रोजन मतलब लिक्विड नाइट्रोजन, और जिसका जो तापमान जो रहता है तरल नाइट्रोजन का वो कितना -196
डिग्री सेल्सियस, इस तापमान पर क्या करते हैं हम, हिमशीतित करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। वीर्य का भंडारण यदि करना है तो इस चीज़ को करना है। फिर उसके बाद जो है हिमशीतित जो वीर्य है, इसको इसी टाइम पर जो है, हो सकता है कि भाई धक्के लगें या हो सकता है कोई चोट लग जाए, इंजरी हो, तो इन चीज़ों से बचाने के लिए क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट काम में लेते हैं। ये भी हम लिख लेते हैं, ग्लिसरॉल काम में लेते हैं कि हिमशीतित वीर्य को, हिमशीतित वीर्य को चोट या इंजरी से बचाना है तो क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट जैसे क्या काम में लेते हैं भाई, ग्लिसरॉल, जैसे ग्लिसरॉल काम में लेते हैं। अब देखिए, चलो ये तो भंडारण हो गया, लेकिन जब वीर्य को जब मादा में डालना पड़ता है ना, तब एक चीज़ क्रिया की जाती है, वो है थॉइन, थाविन जो है की जाती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जब हिमशीतित जो वीर्य होता है ना, इसको अब सोचो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, कृत्रिम गर्भाधान के लिए अपने को यूज करना है। तो यूज करना, ये तो हिमशीतित है, तो इसको एक थाविन टेम्परेचर पर इसकी थाविन की जाती है तापमान के आधार पर, है ना। तो उसे कहते हैं थाविन तापमान, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, हिमशीतित वीर्य के लिए, हिमशीतित वीर्य के लिए थाविन तापमान, मतलब इसको यूजफुल बनाना, थाविन तापमान, थाविन का मतलब इसको यूजफुल बनाना कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में इसको यूज कर सकें। तो याद रखना है 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के लिए और 37 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, जिसे हम थाविन टेम्परेचर करते हैं, तब उसके बाद जो है इसको यूज किया जाता है। तो नोट डाउन करें आप जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई, नोट डाउन करें आप, चलिए लिख लिया आपने। अब देखो, ये वीर्य यूज कर लिया भाई, ठीक है, हिमशीतित। अब अपने को क्या करना है, मादा की योनि में वीर्य को डालना है। चलिए, मादा की योनि में वीर्य को डालना है, तो वो डालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, उसको हम कहते हैं वीर्य सेचन, उसे हम क्या कहते हैं, वीर्य सेचन। तो यहाँ पर लिखेंगे मादा में वीर्य का सेचन, यानी कि, है ना, वीर्य सेचन को हम क्या कहेंगे, इंसेमिनेशन इन फीमेल, इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंसेमिनेशन इन फीमेल। देखो, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, पढ़ाने तो क्या कुछ भी पढ़ा सकते हैं, पर लेकिन पढ़ाओ ऐसा जो आपके एग्जाम में भी काम आए ना, जिससे क्वेश्चन आए। यहाँ पर क्या है, वीर्य सेचन में केवल यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो है मेथड, कि भाई वीर्य को, जो एक पिचकारी सी रहती है, उस पिचकारी से वीर्य को योनि में डाला जाता है, और योनि में भी कहाँ पर, गर्भाशय में डाला जाता है। तो उसकी एक मेथड है, उसके नाम है, वो आपको केवल नाम याद रखने हैं। मेथड किस प्रकार की होती है वो आपको याद नहीं रखना है, केवल नाम क्या है, वीर्य को डालने के लिए, वीर्य को योनि में डालने वाली जो मेथड है उसकी बात हो रही है, कृत्रिम गर्भाधान की विधि की बात हो रही है ना, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं, एक है आपके गाय और भैंस। गाय भैंस में जो विधि है वो है रेक्टो वेजाइनल मेथड। क्या है, रेक्टो वेजाइनल विधि, ये है। और इसी प्रकार से जो है गाय भैंस, जो है भेड़ और बकरी, भेड़ बकरी में जो यूज करते हैं हम, वो है वेजाइनल विधि। कौन सी है, नहीं, वेजाइनल स्टेपुलम विधि। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वेजाइनल स्टेपुलम विधि। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूँ, जैसे घोड़ा है ना, घोड़ी जो रहती है, इसमें जो है, इसमें जो यूज करते हैं वो है वेजाइनल मेथड, वेजाइनल
मेथड यानी कि वेजाइनल विधि। क्लियर यहाँ तक? नेम याद रखना है। जैसे गाय भैंस है, रेक्टो वेजाइनल का, रेक्टो मतलब रेक्टम मतलब गुदा और वेजाइनल मतलब योनि, ऐसे याद रखना है ना। जैसे रेक्टो, इस रेक्टो शब्द का मतलब क्या होता है? गुदा, यानी कि जो मल द्वार, मल द्वार जिसे कहते हैं वेजाइनल। वेजाइनल का मतलब है कि योनि। क्लियर है? और स्टेपुलम क्या होता है? स्टेपुलम, स्टेपुलम होता है यंत्र, ये यंत्र का नाम है। तो समझ रहे हो? इस प्रकार से रेक्टो वेजाइनल मतलब, रेक्टो मतलब गुदा का भी यूज किया है और वेजाइना का भी। गुदा में जो हाथ डालते हैं और वेजाइना में जो है जो पिचकारी वाली जो मशीन होती है उसको डालते हैं, है ना। और फिर से वो देख लेते हैं भाई कहाँ पर है, वो पिचकारी मैच कर लेते हैं ऐसे दोनों चीज़ को और वहाँ पर डाल देते हैं दरवाजे में। ऐसे ही वेजाइनल मतलब वेजाइना में डालते हैं। स्टेपुलम में क्या है? वेजाइनल स्टेपुलम, वेजाइना मतलब वेजाइना में डालते हैं। स्टेपुलम यंत्र होता है, उस यंत्र से अपन वेजाइना में, भेड़ और बकरी के वेजाइना में डालते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे ये पूछा जाएगा। हाँ, एक और चीज़ है कि वीर्य को किस भाग में डालते हैं, ये भी आपको याद रखना है। गर्भाशय में वीर्य को किस भाग में डालते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं गर्भाशय में। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो इस चीज़ को आप लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखें भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये तो बात होती है भाई कि डालना है, लेकिन एक उचित समय भी होता है। ऐसा नहीं कि हाँ, ऐसा नहीं भाई कि वीर्य लिया और जब मर्जी हुआ तब पशु के डाल दिया, ऐसा भी नहीं करना है, वरना गर्भ धारण नहीं होगा। तो एक ये भी है गर्भाधान का उचित समय। हेडिंग डालिए गर्भाधान का उचित समय, कि भाई गर्भाधान कब करवाना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी मुंह उठा के जब भी वीर्य आया और डाल दिया। गर्भाधान का उचित समय, तो उचित समय में कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि भाई गर्भाधान के उचित समय में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, हाँ चलिए, क्वालिटी देखनी पड़ती है हर चीज़। चलिए भाई, अब देखो गर्भाधान का उचित समय। भाई ये तो सबसे पहला तो कि भाई जो मादा है वो हीट में आनी चाहिए, है ना भाई। इसमें क्या है? मादा हीट में आनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा, मादा जब हीट में आती है तो अंडाणु निकलता है, ओवम निकलता है भाई। जो गर्भाशय, जो यूटेरस रहता है, गर्भाशय जो है वहाँ से अंडाणु बनता है, ओवम बनता है। तो ओवम कब बन रहा है? मादा हीट में आती है तो ओवम बनता है। ओवम कब बन रहा है? तभी अपने को तब ज़्यादा ध्यान रखना है कि भाई ओवम कब बना है। हर टाइम तो बनता नहीं है। हीट में जब पशु आता है तभी ओवम बनता है, और हीट में आता है तो 24 घंटे, हर टाइम तो ओवम बनता नहीं है हीट में। हीट में भी एक फिक्स टाइम होता है। तो ओवम कब बन रहा है मादा में, इसका विशेष तौर ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है कि शुक्राणु की जो जीवन अवधि होती है, शुक्राणु आपने योनि में डाला तो योनि में भी शुक्राणु की जो जीवन अवधि है वो कितने घंटे रहती है? 24 से 30 घंटे रहती है। तो अपने को इसका भी ध्यान रखना है कि जो शुक्राणु है वो 24 से 30 घंटे तक जीवित रहेगा। तो हमें ये देख लेना है भैया ओवम कब बना है, और उसी टाइम ओवम के टाइम पर ही हम अपने को शुक्राणु अंदर जो है वीर्य है वो इजेक्ट करना है, ताकि ओवम और वीर्य जो है मिल जाएं और निषेचन की क्रिया हो जाए, है ना। ये ध्यान रखें। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि जब वीर्य जब अंदर जाता है तो उसकी जो अवधि होती है वो 24 से जो है 30 घंटे रहती है जीवन अवधि। लेकिन इस जीवन में भी वीर्य की एक डेवलपमेंट स्टेज रहती है। वो डेवलपमेंट स्टेज जो रहती है वो 6 घंटे रहती है। उस 6 घंटे के पीरियड में ओवम होना चाहिए, ओवम होना चाहिए, ये ध्यान रखें। उसमें भी 6 घंटे में जो है ओवम होना चाहिए मादा की योनि में, ताकि और परफेक्टली जो है गर्भाधान करवाया जा सके। इसके अलावा और क्या है चीज़ें भाई? जब हीट में, जब मादा पशु जो है हीट में आ जाती है ना, तो जैसे हीट पीरियड अभी स्टार्ट हुआ, तो अभी स्टार्ट होने के 12 घंटे बाद, अभी स्टार्ट हुआ है, इस स्टार्ट के 12 घंटे बाद आप क्या करें? पशु को वीर्य मतलब जो है पशु में जो है गर्भाधान करवाएं। 12 घंटे बाद अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि 12 हीट में 12 घंटे बाद जो है ओवम अच्छा बन जाता है, परफेक्ट वे में बन जाता है।
इसलिए हीट के 12 घंटे बाद सबसे बेस्ट जो है गर्भ ठहरने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई सबसे ज़्यादा जब हम कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं तो हीट के कितने घंटे पश्चात जो है गर्भधारण होने की संभावना जो है बढ़ जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ये 12 घंटे पश्चात, तो इसको लिख लेते हैं, है ना, इसको लिख लेते हैं भाई, इसको जो है कंटिन्यू। गाय के जनन अंड में, गाय के जनन अंड में, जनन अंड में अंडाणु, अंडाणु मतलब ओवम, है ना, गाय के जनन अंड में अंडाणु ओवम के जीवित रहने की अवधि 120 घंटे होती है ना। ये अपने को ध्यान रखना है कि भाई 120 घंटे होती है। क्लियर है। इसके अलावा गाय के जनन में शुक्राणु की जीवन अवधि, इन बातों का ध्यान रखना है अपने को, है ना। गाय के जनन अंड में शुक्राणु, जो हमने शुक्राणु डाला है उसकी, शुक्राणु की जीवन अवधि 24 से 30 घंटे। और जीवन अवधि एवं जो शुक्राणु की जो विकास अवधि है वो कितनी घंटे रहती है? 6 घंटे। तो गाय के जनन अंड में, गाय के जनन अंड में शुक्राणु की विकास अवधि 6 घंटे, 6 घंटे। क्लियर है यहाँ तक? कितनी घंटे? 6 घंटे, ये ध्यान रखें। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया कि मध्यकाल के प्रारंभ होने के पश्चात, मध्यकाल यानी कि हीट पीरियड, मध्यकाल के प्रारंभ होने के 12 घंटे पश्चात ही पशु को गर्भित करावें, है ना, पश्चात ही गर्भित करावें, क्योंकि इस अवधि में साथ के साथ आप नोट डाउन, क्योंकि इस अवधि में पशु के गर्भ ठहरने की संभावनाएं अधिक होती हैं। गर्भ ठहरने की संभावनाएं अधिक होती हैं। ठीक है, संभावना अधिक होती है, ये आप लिखें। इसके अलावा एक और चीज़ है कि भाई गर्भधारण कब कराएं? तो जब पशु ब्याह जाता है ना, उसके 2 से 3 महीने पश्चात, है ना, ये ध्यान रखें। यानी कि गर्भधारण जब कराना, जैसे एक क्वेश्चन और आता है कि भाई पशु को आपको गर्भधारण कब कराएं, ब्याने के कितने दिन बाद जो है गर्भधारण कराएं? तो याद रखें, ब्याने के 60 दिन बाद और 90 दिन से पहले पशु को जो है गर्भधारण आपको करवाना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि आपको एक और चीज़ पता है कि नहीं पता है भाई, जैसे गर्भकाल अवधि, मध्यकाल जो अवधि होती है, जैसे गाय है, गाय में 21 दिन रहती है, भैंस में 21 दिन, सॉरी हीट पीरियड जो है, जैसे गाय में जो है 12 से 24 घंटे के आसपास रहता है। इसी प्रकार से भैंस है तो 18 से 24-36 घंटे तक रहता है मध्यकाल हीट पीरियड जो है ना। बकरी में 8 से 3 दिन, भेड़ में जो है, बकरी में 2 से 3 दिन, भेड़ में 8 से 3 दिन, इस प्रकार का जो है हीट पीरियड रहता है, कम समय के लिए रहता है। तो यहाँ पर एक और लाइन लिख लेते हैं हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से। ये 5 लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम की दृष्टि से। गाय भैंस को ब्याने के बाद
गाय भैंस के ब्याने के बाद, गाय भैंस के ब्याने के बाद 3 महीने के भीतर, 3 महीने के भीतर गर्भधारण, 3 महीने के भीतर गर्भधारण करा देना चाहिए, करा देना चाहिए। ये ध्यान रखना है, करा देना चाहिए 3 महीने के भीतर। इसका मतलब ये है कि 60 से 90 दिन में, 60 से 90 दिन के अंतराल में, है ना। 90 से ज़्यादा नहीं हो, 60 से कम नहीं हो, 60 से 90 दिन के बीच में जो है गाय को गर्भित करवा देना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि गाय को ब्याने के कितने महीने बाद जो है गर्भित कराएं। तो याद रखना है 2 महीने बाद, ब्याने के 2 महीने बाद, ये याद रखना है, ब्याने के कितने, 2 महीने बाद। या हम इसको और कैसे कहते सकते हैं, 3 महीने के भीतर, 2 महीने के बाद और 3 महीने के भीतर, मतलब 3 महीने से कम, ऐसा नहीं है, है ना। शब्दावली पर जाना थोड़ा सा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आप लिखें इसको, गर्भाधान का उचित समय। चलिए ये अपने को ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब देखेंगे भाई, जब ये तो बात हुई गर्भाधान करा दिया, अब गर्भाधान जब करा देते हैं, वीडियो पॉज करके लिख लिया आपने, तो ज़रूरी है गर्भाधान का सामान्य परीक्षण, कि गर्भ ठहरा या नहीं ठहरा, इसके लिए सामान्य परीक्षण किया जाता है ना। कि भाई गर्भाधान का सामान्य परीक्षण, कि अब क्या है, अब ये चेक किया जाएगा इसमें कि गर्भाधान हुआ है या नहीं हुआ है। भाई अपने ने तो गर्भाधान की प्रोसेस पूरी कर दी, लेकिन गर्भ ठहरा या नहीं ठहरा है, ये भी तो बात है। तो इसको चेक करने के लिए कुछ सामान्य जो है परीक्षण है। जैसे इसमें जो है हीट पीरियड जो होता है वो बंद हो जाता है, जो ऑयस्टर साइकिल होती है वो बंद हो जाती है। तो इसमें लिख सकते हैं गाय 21 दिन के बाद, इसमें यदि गाय की बात करें, किसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, गाय के रेफरेंस में, गाय 21 दिन बाद ऋतुमयी नहीं होती। ये भी चेक करना है कि भाई अगले महीने गाय जो है हीट में आई है नहीं आई है, हीट में जो है कहीं आ तो नहीं रही। यदि गाय हीट में आ चुकी है मतलब गर्भाधान नहीं हुआ है, और यदि ये चेक करना कि भाई गाय का जो हीट पीरियड जो है बंद हो चुका है, गाय हीट में नहीं आई है, एस्टर साइकिल स्टार्ट नहीं हुई, इसका मतलब गर्भधारण हो चुका है। एक बेसिक सी जानकारी है। और दूसरा क्या होता है भाई इसमें, एक और चीज़ इसमें क्या होता है, जो गाय का जो शरीर होता है और जो एन मतलब थन है ना, ये समय के साथ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गाय का शरीर तथा एन समय के साथ बढ़ते हैं। यदि ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब गाय गर्भधारित है, गर्भ है, ठीक है। दूसरा, जब गर्भधारण हो जाता है तो गाय क्या होती है, शांत स्वभाव की हो जाती है। गाय वैसे ही शांत रहती है पर फिर भी गाय शांत स्वभाव की हो जाती है, तथा गाय शांत स्वभाव की हो जाती है तथा सांड के पास नहीं जाती, सांड के पास नहीं जाती। क्लियर है भैया तक? तो इसको लिखें आप, हो जाती है। फिर उसके बाद जो है एक और चीज़ है कि भाई आप एक काम करो कि गर्भधारण के बाद जो है आप चेक कर लो, अंदर हाथ डाल के डॉक्टर से चेक करवा लो कि गर्भधारण या हुआ है या नहीं हुआ है। तो 3-4 महीने की गर्भावस्था में, अच्छा पहले ये लिख लेते हैं, 3-4 महीने की गर्भावस्था में, 3-4 महीने की गर्भावस्था में पेट में बच्चा हिलता डुलता, पेट में बच्चा हिलता
डुलता दिखाई देता है। ये भी एक प्रोसेस है कि भाई हिलता डुलता दिखाई दे रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 3-4 चीज़ें हैं जिनसे आप पहचान सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, एक रेक्टम पाल्पेशन एक विधि होती है। इस रेक्टम पाल्पेशन विधि में क्या करते हैं, हाथ में जो है पॉलीथीन चढ़ाकर उसमें साबुन बाबन लगाकर और रेक्टम के द्वारा जो है जो मल द्वार होता है उसके द्वारा पशु के हाथ दिया जाता है और हाथ में जो है गर्भाशय में जो है हाथ से चेक किया जाता है। यदि किसी वस्तु का एहसास हो रहा है, किसी वस्तु का अगर गर्भाशय में एहसास हो रहा है, इसका मतलब क्या है, पशु गर्भधारण है। और ऐसा कब किया जाता है, इस रेक्टम पाल्पेशन विधि का कब उपयोग किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गर्भाधान के 60 दिन पश्चात, गर्भाधान के 60 दिन पश्चात जो है मलद्वार के द्वारा जो है पशु के मलद्वार में हाथ देकर जो है गर्भाशय में बच्चे की को एहसास किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, गर्भाधान जो हमने करवाया था, जो पिचकारी से वीर्य डाला था, उस गर्भाधान के 60 दिन पश्चात जो है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्भ की जांच कितने दिन बाद की जाती है, तो याद रखें 60 दिन बाद की जाती है। कौन सी विधि के द्वारा की जाती है, रेक्टम पाल्पेशन के द्वारा। रेक्टम मतलब मल द्वार में हाथ डाल के चेक किया जाता है। तो ये भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से नोट, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, है ना। चलिए इसमें लिखेंगे, साधारणतः यदि मादा गर्भाधान के, साधारणतः यदि मादा गर्भाधान के 19 से 21 दिन पश्चात वापस मद में नहीं आती है, वापस मद यानी कि हीट में नहीं आती है ना। यदि ऐसा हो रहा है कि गर्भाधान के 21 दिन पश्चात वापस से हीट में नहीं आती है, तब गर्भ ठहरने की संभावना रहती है, तब गर्भ ठहरने की संभावना रहती है। गर्भ ठहरने की क्या है, संभावना रहती है। इसकी पुष्टि के लिए, इसकी पुष्टि के लिए क्रॉस चेक करने के लिए, इसकी पुष्टि के लिए पशु के गर्भाधान के 60 दिन, है ना, लेकिन अभी 60 दिन पश्चात पशु के गर्भाधान के 60 दिन पश्चात गर्भधारण की जांच की जाती है, पश्चात गर्भधारण की जांच की जाती है। क्लियर है भैया, यहाँ तक क्या है, जांच की जाती है। इसके लिए विधि कौन सी काम में लेते हैं, इसके लिए रेक्टम पाल्पेशन, इसके लिए रेक्टम पाल्पेशन विधि प्रचलित है, विधि प्रचलित है। क्लियर है भैया, यहाँ तक कौन सी विधि, रेक्टम पाल्पेशन विधि प्रचलित है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, रेक्टम पाल्पेशन क्या है, गर्भधारण हो चुका है उसकी जांच के लिए। और जो हमने पढ़ी थी रेक्टोवेजाइनल, वो गर्भधारण कराने के लिए। अब गर्भधारण हुआ है या नहीं हुआ है, बच्चा जो है आया है कि नहीं आया है, मतलब अंदर जो है, तो उसके लिए रेक्टम पाल्पेशन है। तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपका जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन नहीं बनेगा, इससे बाहर आपके क्वेश्चन आएगा ही नहीं एग्जाम में। तो आप इसको तसल्ली पूर्वक अच्छे से लिखें, है ना। चलिए भाई, वीडियो पॉज करें और इसे लिखें। और धन्यवाद फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।